आपने लव मैरिज की कई कहानियाँ सुनी होंगी, मगर ये आपको जिस लव ट्रायंगल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये लव ट्रायंगल एक बड़ी ही भयानक ट्रेजेडी में बदल जाती है और इसका अंत 3 मौतों से होता है। सबसे बढ़कर इस केस में पुलिस को इन तीनों मौतों के लिए जिम्मेदार कल्प्रिट्स, एविडेंस सब कुछ मिल जाता है, मगर फिर भी पुलिस इन 3 मौतों के लिए किसी को सज़ा नहीं दिलवा पाती है। केस तक बंद कर दिया जाता है। तो आखिरकार ऐसा क्या होता है कि पुलिस को इतने बड़े केस की इन्वेस्टिगेशन बंद करनी पड़ जाती है? इस केस में मरने वाले कौन थे, उनकी मौत कैसे हुई थी और इस शॉकिंग केस की पूरी कहानी क्या थी? चलिए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। इस कहानी के सबसे अहम किरदार हैं डॉक्टर रेवंत। रेवंत कर्नाटक के चिकमंगलुरु ज़िले के कुटू नाम की जगह पर रहते थे। इसी शहर में उनका एक डेंटल क्लिनिक भी था। रेवंत के साथ उनकी पत्नी कविता बिंदु भी रहा करती थी। इस कपल के 2 बच्चे थे, जिनमें एक की उम्र 5 साल और दूसरे की उम्र 11 महीने थी। रेवंत अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहा था, मगर ये खुशी लंबे समय तक नहीं रहती है। फरवरी 2020 में इस परिवार में कुछ ऐसा होता है जिससे एक पल में पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। रोज़ की तरह 17 फरवरी 2020 की शाम भी रेवंत अपने क्लिनिक के लिए निकल जाता है। क्लिनिक पहुंचकर थोड़ी देर काम करने के बाद शाम के 6:15 पर वो अपनी पत्नी कविता को फ़ोन करता है और बच्चों का हालचाल पूछता है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद रेवंत फ़ोन रख देता है। फिर रोज़ की तरह 8 बजे के आसपास रेवंत अपने काम से वापस आ जाता है घर पे। रेवंत के काम से वापस आते ही रेवंत के पड़ोस में रहने वाले लोग अचानक से रेवंत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनते हैं। आवाज़ सुनकर सभी लोग भागते हुए रेवंत के घर पर जाते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर लोगों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर के अंदर फर्श पर रेवंत की पत्नी कविता खून से लथपथ पड़ी हुई थी। घर का सामान पूरी तरीके से बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि घर में लूट हुई है। लोग फौरन कविता के पास भागते हुए जाते हैं। कविता को अस्पताल ले जाने की हलचल शुरू हो जाती है, मगर जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। लोग देखते हैं कि कविता के शरीर में जान ही नहीं बची है। 2 मासूम बच्चों को छोड़कर कविता इस दुनिया से जा चुकी थी। फौरन ही इस घटना की जानकारी रेवंत के फ़ोन के ज़रिए आरासी केरा पुलिस स्टेशन में दी जाती है और जानकारी मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है और इधर पुलिस ज़रूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद कविता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। रेवंत के बयान पर इस मामले में एक FIR भी दर्ज की जाती है। रेवंत बताता है कि कविता की हत्या किसी लुटेरे ने की है, क्योंकि घर से कई कीमती सामान और ज्वेलरी गायब हुए हैं। रेवंत के मुताबिक पहले लुटेरे ज़बरदस्ती घर में घुस आए और फिर लूटपाट करने लगे, और जिसका शायद कविता ने विरोध किया, और इसी के चलते लुटेरों ने कविता का गला रेत कर हत्या कर दी और फिर ज़रूरी कीमती सामान लूट कर वहाँ से भाग गए। इस बयान के आधार पर FIR दर्ज करने के बाद पुलिस वाले अपनी जांच शुरू करते हैं। शुरुआती जांच लूटपाट के एंगल से ही की जाती है। शुरुआती जांच में ही पुलिस वालों को इस केस में कुछ अजीब सा लगने लगता है। जैसे रेवंत बयान देता है कि कुछ बाहरी लुटेरे घर में आए थे और उन्होंने लूटपाट मचाई है, मगर शुरुआती जांच में ही पुलिस वालों को घर के अंदर ज़बरदस्ती लूटपाट के कोई निशान नहीं मिलते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि कविता के साथ भी अगर किसी ने ज़बरदस्ती मारपीट की होती तो वहाँ स्ट्रगल के निशान ज़रूर मिलते, मगर पुलिस वालों को ऐसा वहाँ भी कुछ नज़र नहीं आता। घर से कीमती जेवर ज़रूर गायब थे। घर के अंदर फोर्स एंट्री के भी सबूत नहीं मिलते हैं, मगर अब पुलिस का शक सीधा रेवंत पर ज़रूर होने लगा था। पुलिस वाले फाइनली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतज़ार करते हैं और तब तक अपनी जांच लूटपाट के एंगल पर ही जारी रखते हैं, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जाता है कि कविता की हत्या बड़ी ही सफाई के साथ की गई है।
जो एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। और पोस्टमार्टम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि कविता का गला किसी हथियार से नहीं बल्कि किसी शार्प सर्जिकल ब्लेड से काटा गया है। और इसके अलावा कविता के शरीर में एनेस्थीसिया का भी हाई डोज पाया जाता है। सर्जिकल ब्लेड और एनेस्थीसिया मतलब शक की सीधी सुई कविता के पति डॉक्टर रेवंत की तरफ जाकर टिक गई थी। और फिर भी पुलिस वाले जल्दबाजी में कुछ भी कदम उठाने से पहले रेवंत के घर तक आने वाले सभी रास्तों और घर के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करती है। इन सीसीटीवी फुटेज में पुलिस वालों को कोई सस्पेक्ट नज़र नहीं आता। और इसके अलावा जब रेवंत के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं तब पता चलता है कि रेवंत पिछले काफ़ी समय से किसी हर्षिता नाम की महिला के संपर्क में है। पत्नी की डेथ के बाद भी लगातार वो हर्षिता से बात कर रहा था। अब तक मिले सभी सबूत इस बात की तरफ इशारा करने लगते हैं कि शायद रेवंत का हर्षिता से अफेयर है और इसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में रेवंत ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है। अब पुलिस वाले सच का पता लगाने के लिए एक बार फिर से रेवंत को कॉल करके पुलिस स्टेशन में आने को कहते हैं। रेवंत को बुलाया जाता है और इससे पहले भी पुलिस वालों ने कई बार रेवंत को बुलाया था और उससे पूछताछ की थी। हर बार रेवंत पुलिस के बुलाने पर फौरन थाने पहुंच जाता था और अब तक की जांच में वो पुलिस का पूरा सहयोग कर रहा था। मगर जब 22 फरवरी की एक बार फिर से पुलिस वाले रेवंत को बुलाते हैं तो इस बार वो समय पर पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचता है। और कुछ देर के इंतज़ार के बाद पुलिस वाले खुद ही रेवंत का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। मगर तभी पुलिस वालों को पास के ही बंदी कुपोलो रेलवे गेट पर किसी की लाश पड़े होने की जानकारी मिलती है। जब पुलिस वाले मौके पर जाते हैं तो वो भी शॉक्ड रह जाते हैं। वो लाश किसी और की नहीं थी बल्कि रेवंत की थी। पहले 2 मासूम बच्चों के सर से माँ का साया उठा था और अब पिता भी दुनिया से जा चुके थे। रेवंत की मौत कैसे हुई? किसी ने उसकी हत्या करके रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। खुद ही रेवंत ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसका जवाब अब पोस्टमार्टम से ही मिल सकता था। इसलिए पुलिस वाले लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और दूसरी तरफ केस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए जब पुलिस इस कड़ी में शामिल तीसरे किरदार यानी उस महिला की तलाश में लगती है जिससे लगातार रेवंत फ़ोन पर बातें कर रहा था, जब पुलिस वाले उस दूसरी महिला की जानकारी निकालते हैं तो पता चलता है कि उसका नाम हर्षिता है। वो फिलहाल बेंगलुरु के राजेश्वरी नगर इलाके में रह रही थी। पुलिस वाले अब इस मामले में हर्षिता से पूछताछ करने के प्लान में लग जाते हैं। मगर पुलिस वाले हर्षिता तक पहुंच पाते उससे पहले ही पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि हर्षिता ने अपने ही कमरे में अपने ही हाथों से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ये सब कुछ क्या चल रहा था, क्या हो रहा था? पहले कविता, फिर रेवंत और अब हर्षिता। इस केस के मामले में 3 लोग शामिल थे और अब तीनों ही इस दुनिया से जा चुके थे। जब पुलिस वाले हर्षिता के घर पर जाकर जांच शुरू करते हैं तो उन्हें हर्षिता के कमरे से कुछ ज्वेलरी मिलती है। घर के अंदर से बरामद किए गए डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि ये ज्वेलरी 18 तारीख को कविता के पति रेवंत ने भेजी थी। ये सभी ज्वेलरी कविता की थी। इसके अलावा भी पुलिस वालों को कविता और रेवंत के मोबाइल से कई अहम जानकारियां मिलती हैं। एक के बाद एक 3 मौतों से कई तरह के सवाल उठ रहे थे। पुलिस वालों पर भी जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करने का दबाव बढ़ने लगा था। इसलिए पुलिस वालों ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और फिर एक के बाद एक सभी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और फाइनली कुछ दिनों के अंदर अपनी जांच पूरी करने के बाद पुलिस की ओर से इस केस से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। पुलिस द्वारा जांच के बाद किए गए खुलासे के मुताबिक कविता और रेवंत की शादीशुदा जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। दोनों काफ़ी खुश थे और इसी बीच सोशल मीडिया के माध्यम से रेवंत की मुलाकात हर्षिता से होती है और हर्षिता और रेवंत की मुलाकात घर किराए पर देने के दौरान हुई थी।
खैर, पहली मुलाकात के बाद इन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और फिर दोनों में दोस्ती होती है और यही दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। और वक्त के साथ इन दोनों का प्यार इतना गहरा हो जाता है कि रेवंत ये भी भूल जाता है कि वो शादीशुदा है और उसके 2 मासूम बच्चे भी हैं। वो सब कुछ भूलकर अब हर्षिता से शादी करने के सपने देखने लगता है। इस शादी में रेवंत के लिए सबसे बड़ी अड़चन उसकी पत्नी यानी कविता थी। वो कविता से पीछा छुड़ाने के लिए अलग अलग तरीके आजमाने लगता है, मगर वो नाकाम रहता है। उधर हर्षिता उस पर शादी के लिए दबाव बनाती रहती है। कमाल की बात तो ये थी कि हर्षिता की ऑलरेडी 2 शादियां पहले हो चुकी थी। पहली शादी लगभग 2010 के आसपास हुई थी, लेकिन वो शादी ज़्यादा वक्त तक नहीं टिक पाई थी और पहले पति से हर्षिता का डिवोर्स हो गया था। फिर उसने अपनी दूसरी शादी सुंदर नाम के व्यक्ति से की थी। सुंदर और हर्षिता का एक बच्चा भी था। ये तीनों बेंगलुरु में ही एक साथ रह रहे थे। इसके बावजूद अब हर्षिता रेवंत से शादी करने को बेचैन थी। जब हर्षिता का दबाव ज़्यादा बढ़ने लगता है तो रेवंत पत्नी को मारकर रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाता है। रेवंत चाहता था कि वो पत्नी को ख़त्म भी कर दे और इस मामले में उसका नाम भी ना आए। इसलिए पूरी प्लानिंग करने के बाद 17 अगस्त 2020 को वो पहले तो अपने दोनों बच्चों को किसी बहाने से अपने रिश्तेदार के घर भेज देता है और फिर धोखे से अपनी पत्नी के शरीर में काफ़ी अधिक मात्रा में एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर देता है। एनेस्थीसिया की वजह से कविता बेहोश हो जाती है। कविता के बेहोश होने पर रेवंत सर्जिकल ब्लेड के ज़रिए कविता का गला काट देता है और फिर घर में सभी जो कीमती सामान जेवर रखे थे वो एक थैली में रख लेता है। यहाँ तक कि मरते समय कविता ने जो गले का हार पहना हुआ था, रेवंत वो हार भी निकाल कर अपने साथ लेकर चला जाता है और फिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड हर्षिता के पते पर भिजवा देता है। फिर बड़े आराम से अपने क्लिनिक में वापस आकर चीखने चिल्लाने का नाटक करता है और पुलिस वालों को लूटपाट की झूठी कहानी सुनाकर गुमराह कर देता है। उधर कविता के मरने के अगले ही दिन यानी 18 अगस्त 2020 को घर से गायब किया हुआ पूरा सोना हर्षिता रिसीव कर लेती है। पुलिस वालों के बयान के मुताबिक जब रेवंत को लगने लगता है कि अब वो पुलिस की पकड़ से नहीं बच पाएगा और उसका सच दुनिया के सामने आ जाएगा, तो बस इसी डर से वो पुलिस के बुलाने के बाद पुलिस थाने जाने के बजाय रेलवे ट्रैक पर चला जाता है और फिर चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लेता है। कविता का केस थोड़ा हाई प्रोफाइल था और लोकल लेवल पर इस खबर को मीडिया वाले लगातार फॉलो कर रहे थे, इसलिए कविता के पति रेवंत की मौत की न्यूज़ भी खबरों में फ़ौरन दौड़ पड़ती है और इस बात की जानकारी न्यूज़ के माध्यम से ही हर्षिता को भी हो जाती है। अब उसे डर सताने लगता है हर्षिता को कि हो ना हो पुलिस उस तक भी पहुंच जाएगी और फिर उसे जेल जाना पड़ेगा। बस इसी डर से रेवंत की मौत के कुछ ही घंटों बाद हर्षिता भी अपने कमरे के अंदर ही पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। कुल मिलाकर एक नाजायज़ रिश्ते के वजह से 3 लोगों की जान चली जाती है। इस पूरे मामले में पुलिस वालों को कविता के मरने की वजह और कविता को मारने वाला भी मिल जाता है। इसके बावजूद पुलिस को इस केस की फाइल ही बंद करनी पड़ती है, क्योंकि इस पूरे मामले में प्राइम सस्पेक्ट रेवंत और हर्षिता ही थे जो इस दुनिया से जा चुके थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिस पर केस चलाया जा सके। एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि जब माता पिता मर गए तो उन बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में खबरें तो इंटरनेट पर मौजूद नहीं हैं, मगर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कविता और रेवंत के दोनों बच्चों को उनके ही एक करीबी रिश्तेदार ने गोद ले लिया है और वो दोनों बच्चे अपना जीवन इस वक्त अच्छे से जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का केस। इस केस को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वी मीट यू सून विद न्यू इंसिडेंट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद।